गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फैमिली मेम्बर्स एंड माय फ्रेंड्स। कल पढ़े थे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या 1.1 के कुछ क्वेश्चन बनाए थे। आज भी उसी का क्वेश्चन है 1.1 का। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखते हैं और इसका सलूशन करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये पता नहीं है कि कौन है। तो क्या करेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आपको बताए थे कि जो q का बगल में होता है वो b का वैल्यू होता है। तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 होगा। ये आप जो b का वैल्यू 6 आया है आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है। जैसे कि 6³ + 1 हो या 3 हो या 5 हो या 6 हो, हमको उससे मतलब नहीं, हमको मतलब है यहाँ से कि 6q यानी कि q के बगल में क्या है, q के बगल में क्या है 6, तो q के बगल में क्या होता है b का वैल्यू होता है। तो b का वैल्यू कितना हो गया 6। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप प्रमेयिका भी लिखिएगा तो गलती नहीं होगा। बस अंतर यही है कि जो प्रमेयिका का प्रयोग होता है वो हल्का चीज़ को बनाने के लिए होता है और जो एल्गोरिथम का प्रयोग होता है वो कठिन से कठिन समस्याओं को हल करने के लिए होता है, मतलब कि एक श्रृंखला के रूप में होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर bq प्लस में r जहाँ 0 = r > b। इसका कहने का मतलब होता है कि जो r का वैल्यू होगा r का वो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो जब b का वैल्यू 6 है तो इसलिए कह सकते हैं चूँकि b का वैल्यू 6 है इसलिए r के संभावित मान आपको बताए थे कि जब b का वैल्यू 6 होता है तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। नहीं पता तो आज सीख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है r, हमको क्या निकालना है r के संभावित मान। कैसे निकालेंगे तो देखेंगे कि b का वैल्यू कितना है तो 6, तो b का वैल्यू 6 है तो b से छोटा और 0 से बड़ा, तो 6 से छोटा क्या आएगा 5 4 3 2 1। उसके बाद क्या कह रहा है 0 से बड़ा, तो सब 0 से बड़ा है कि नहीं। उसके बाद कह रहा है कि 0 के बराबर भी हो सकता है, यानी कि r का जो वैल्यू है 0 से बड़ा भी होगा 0 के बराबर भी होगा या और b से छोटा होगा यानी कि 0। यानी कि r के संभावित मान क्या क्या आ गया 0 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे एक एक करके हम सभी का वैल्यू, हम जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो प्रयोग किए हैं या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग किए हैं इसमें एक एक करके हम r का वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि क्या निष्कर्ष निकलता है। लिखेंगे कि जब r बराबर 0, एक मिनट, जब r बराबर 0 तब क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे फार्मूला। तो a बराबर है bq और प्लस में r। अब देखिए तो कि b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू कितना है 6, तो 6 लिखेंगे और ये होगा q प्लस में r का वैल्यू कितना है 0, यानी कि क्या हो जाएगा 6q रहेगा क्योंकि 0 तो ख़त्म हो गया है। इसके आगे
जब r बराबर 1 तब a बराबर क्या हो जाएगा, तो सेम ही चीज रहेगा, बी क्यू है ना, यानी कि क्या हो जाएगा 6q और प्लस में जहाँ r है वहाँ 1, यानी तो पहले लिखिएगा फार्मूला के, तब a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस में r, तब b का वैल्यू कितना है 6 और q तो रहेगा और प्लस में r का वैल्यू कितना है 1। उसके बाद फिर जब r बराबर 2 तब a बराबर बी क्यू प्लस r, इसलिए क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 6q और प्लस में 2। इसी प्रकार जब r बराबर 5 कैसे 3 ना जी, r बराबर 3 तब a बराबर हो जाएगा 6q प्लस में 3। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं ताकि हर बार तो पता ही है कि b का वैल्यू 6 होगा, बस r का वैल्यू बदलेगा। फिर जब r बराबर 4 तब a बराबर हो जाएगा 6q और प्लस में 4 तथा फिर लिखते हैं और लिखना बेकार लगता है। जब r बराबर 5 तब a बराबर हो जाएगा 6q प्लस में 5। अब एक बार थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कहेगा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, तो हल करेंगे। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, आप अगर यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं विषम पूर्णांक तो आपका दूसरा आंसर ही आएगा, बस नीचे जो लिखते हैं उसका तरीका बदल जाएगा। तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6, b बराबर 6 कहाँ से आ गया, तो प्रश्न से, इसमें लिख देंगे ब्रैकेट में कि प्रश्न से। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला होता है जहाँ पर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। इसका कहने का मतलब होता है कि जो शेषफल होता है वो 0 से बड़ा होगा, नहीं तो बराबर होगा, और b से छोटा होगा। तो जब b का वैल्यू 6 है तो r का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, तो 0 1 2 3 4 5 आएगा। जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं कि 4 से भागा देना है 5 में, तो 4 से भागा देंगे 5 में, तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 0 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, यानी कि जब r का जो समापित मान क्या आ गया 0 1 2 3 4 5, अब क्या करेंगे, तो एक एक करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला था उसमें हम एक एक करके r का वैल्यू रखेंगे। तो जब r का वैल्यू हम 0 रखते हैं, जब r का मान हम 0 रखते हैं तो क्या होगा, तो फार्मूला है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, अब b का वैल्यू 6 आपको प्रश्न में लिखल है। उसके बाद क्या है q प्लस में r का वैल्यू क्या माना है 0, r का वैल्यू क्या माना है 0, तो 0 तक खत्म हो जाएगा, तो क्या खाली बचेगा 6q, क्या बचेगा 6q। अब इसका आगे समझिए, जब r का वैल्यू हम 1 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, तो सेम फार्मूला वही a बराबर बी क्यू प्लस आर आपको लिखना है, यानी कि b का वैल्यू हो गया 6q प्लस में r का वैल्यू कितना है 1। उसके बाद जब r का वैल्यू 2 रखेंगे तो इतना आ जाएगा, r का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा, 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा, 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसे ही रहता है कि r का वैल्यू हम 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाता है a बराबर 6q प्लस 6 हो जाता है। जितना बोले उतना आसान है आपको लिखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसा लिखने आया होगा, नहीं भी लिखना आया तो कोई दिक्कत नहीं। इसका अगला फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 में आपको जितना भी क्वेश्चन मिलेगा इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन का, एनसीईआरटी। ठीक है, अब आगे समझते हैं। एनसीईआरटी ने आप या तो के सिन्हा से बनाते हो, या लालजी प्रसाद से बनाते हो, या के पांडे हो, जितना जो कोई भी प्रकाशन या हाई स्कूल जो होता है ना, हाई स्कूल मैथ, आप कोई भी प्रकाशन की किताब से बनाते हैं तो क्वेश्चन सबका सेम ही रहता है, बस हल्का हल्का सा कुछ यहाँ पर जो तरीका है वो बदल देता है, लेकिन बनाने का जो प्रक्रिया होता है वो सेम ही होता है। आप कोई भी किताब से बनाते होंगे आपका सलूशन ऐसा ही होगा। अब क्या लिखेंगे, चूँकि 6q प्लस 2
और 6q + 4 एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। आपको बताया था ना कि जिसका शेषफल यदि सम संख्या होता है तो वह सम संख्या कहलाता है। तथा और एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है या विषम। आपको पहले बताया था कि धनात्मक पूर्णांक जो होता है या तो सम होता है या विषम। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए ना, आपको जब सम हटा ही दिए हैं, जब सम हट गया तो खाली विषम ही ना बचेगा। तो क्या लिखेंगे, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको r का संभावित मान निकालना है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम का जो फार्मूला, दोनों का फार्मूला सेम ही होता है, उस पर हम b का वैल्यू और r का वैल्यू रखेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कौन है सम है और कौन विषम है, और जिसके बारे में पूछेगा उसके बारे में लिख देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग करने के लिए। उसको कैसे करेंगे, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हल तो लिखना आपको अनिवार्य है, लिखना ही पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी इतना, यानी कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 3, ये कहाँ से आ गया जी, तो प्रश्न से। कैसे समझिएगा, वहाँ पर 3m है या 3m + 1 है, तो कहीं ना कहीं हम इसको ऐसे ले सकते हैं 3q + 1, जहाँ पर q मान लेंगे किसको, m वाला को मान लेंगे। जहाँ पर q किसको मान लेते हैं, m को मान लेते हैं। तो q का मान हो गया am और b का वैल्यू हो गया 3। कोई दिक्कत है, जैसे कि a बराबर होता है bq + r, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और q का वैल्यू m, तो 3m हो गया। प्लस में यहाँ पर शेषफल कितना है 1, देखिए 1 हो गया। तो q का हम 3 मान लिए हैं, सॉरी q का m और b के 3। प्रक्रिया वही है, बस तरीका हल्का सा बदल दिया है। तो यानी कि हल करना है तो b = 3। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग करने पर, तो सबसे पहले लिखते हैं कि इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a = bq + r, जहाँ 0 > r > b, ये आपका फार्मूला है। इसलिए कह सकते हैं कि इसलिए r के संभावित मान, जब b का वैल्यू 3 है तो r का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। 3 आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा। आप क्या करते हैं कि जब r = 0 तब a = bq प्लस में जो r था, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम लेते हैं b का वैल्यू 3 और q रहते हैं, और प्लस में 0 यानी कि 3q हो जाएगा।
जब r का वैल्यू 1 लेंगे तब क्या हो जाएगा, तो a बराबर 3q प्लस में 1 हो जाएगा। जब r बराबर 2 लिखेंगे तब a बराबर हो जाएगा 3q और प्लस में 2। अब क्या कह रहा है, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको लिखने से पहले क्वेश्चन और था, इसमें क्या है कि वर्ग करने पर तो लिखेंगे अब इसलिए प्रश्न से तो a बराबर 3q है ना, तो क्या करेंगे, प्रश्न से दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी कि a बराबर 3q आया है तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 तिहाई 9 q स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3q स्क्वायर बच जाएगा, को देखकर 3q लिख सकते हैं, बराबर में 3m कर देते हैं। और यहाँ लिख देंगे कि माना m बराबर 3q का स्क्वायर है कि नहीं, जहाँ m है वहाँ पर क्या जाएगा, 3q स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ m है वहाँ पर क्या आ जाएगा, 3q स्क्वायर। जब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो गुना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 q स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार जब r बराबर 1 तब a बराबर क्या जाएगा, 3q प्लस 1, ठीक है। अब क्या कर देंगे, a का स्क्वायर कर देंगे और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये कहाँ से आ गया, प्रश्नानुसार कहने का मतलब हुआ कि प्रश्न में कह रहा था कि वर्ग करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b के होल स्क्वायर पर इसको निकालिए ना, तो क्या हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a यानी कि 3q और इंटू में b और प्लस में 1 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ये हो रहा है a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस में 6q और प्लस में 1। अब क्या करेंगे कि हम 1 को रह देते हैं, एकरा में और एकरा में 3 को हम कॉमन लेते हैं, तो क्या बच जाएगा जी, तो बच जाएगा यहाँ पर 3q स्क्वायर और प्लस में 2q, और बाहर जैसे है जैसे रह देंगे। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि 3m और प्लस में 1 a स्क्वायर बराबर 3m प्लस में 1। यहाँ पर m कहाँ से आ गया, तो लिखेंगे माना m बराबर 3q स्क्वायर, यहाँ नहीं हट रहा है, माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस में 2q, माना कि m बराबर 3q स्क्वायर प्लस में 2q। यहाँ पर जो 3q स्क्वायर है ना प्लस में 2q, हम इसको हम m मान लिए हैं, तो m हो गया, अब प्लस में 3 रह गया, 1 हो गया। और आगे हम m का है मान रहे हैं, तो हमको आंसर लाना है m के रूप में, इसलिए हम इसको m मान रहे हैं। फिर r बराबर 2 तब a बराबर हो जाएगा 3q और प्लस में 2। अब क्या कर रहा है प्रश्न से, यानी कि a स्क्वायर बराबर 3q प्लस में 2 का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9q स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12q और प्लस में 4। अब देखिए हम इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं, हमारे पास जगह नहीं बचा तो इसलिए उसको डायरेक्ट हम इस रूप में लिख दिए हैं। आप इसको टोटल के बनाइएगा ना तो आपको ऐसा आंसर चला आएगा। अब देखिए ना 9q स्क्वायर है ना, 9q स्क्वायर प्लस में 12q और प्लस में 4 को हम लिख सकते हैं, 3 और प्लस में 1, हम इसको 2 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं इसलिए लिखेंगे ना ताकि हमको लाना है आंसर 3m प्लस 1 में। तो अगर 4 रखते हैं तो इन दोनों में तो कॉमन होता है, लेकिन इसमें कॉमन नहीं होता है, तो प्लस में 4 रह जाएगा, इसलिए 1 के रूप में लाने के लिए हमको यह करना पड़ता है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, स्पेस तो नहीं बचा है, हम यहाँ पर बना देते हैं
क्या हो जाएगा, ये सब ए स्क्वायर बराबर आ रहा है, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वहाँ से 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 को कॉमन लेंगे, 3 को देखिए सब में से 3 को कॉमन लेना है, इस सब में से आपको 3 का कॉमन लेना है, इसलिए ताकि तीनों में 3 है, तो 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस में 4q और प्लस में 1 और प्लस 1। अब ये कैसे हुआ जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये 3 है और 3 में से 3 निकल गया तो खाली एक ही ना बचेगा, इसको 3 से फिर एक में गुना करिए, 3 तिहाई 9q स्क्वायर आ जाएगा, और फिर 3 से 4 में गुना करते 4 तिहाई 12q आ जाएगा, और फिर 3 से 1 में गुना करते 3 हो जाएगा और प्लस में 1। जब इसको तोड़िएगा बाहर निकालिएगा तो फिर ये जैसे था ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से क्या कर देंगे कि ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस में 1, अब फिर m आ गया है तो माना m बराबर m बराबर 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1। हल्का सा स्पेस का समस्या है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। फोर क्यू प्लस 1 इसको हम मान लिए हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 कहाँ से आ गया, प्रश्न से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर b क्यू प्लस r, जहाँ पर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b, इसलिए r के संभावित मान b से छोटा 0 से बड़ा 0 1 2। जब r का वैल्यू 1 रखेंगे, जब r का वैल्यू 1 रखेंगे तब a का वैल्यू इतना हो जाएगा। फिर प्रश्न कर रहा था कि इसको वर्ग करने पर, इसको वर्ग किए तो इस तरह से आया 9q स्क्वायर, हमको लाना है m के रूप में, तो 3 को कॉमन ले लिए हैं, अब बाकी चीज़ को कॉमन के अंदर तो 3m हो गया, जहाँ पर m क्या हो गया 3q स्क्वायर। उसी प्रकार जब r का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1 हो जाएगा। जब इसका भी दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर इतना आएगा। आप क्या करें हैं, एक में से जो भी क्वेश्चन आपको है ना, देखेंगे कौन है जो कॉमन है। 2 को हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 2 सिर्फ 6 में है, 9 नहीं है। कॉमन कहने का मतलब होता है कि वैसा अंक जो सभी में हो, तो 9 और 6 में से हम कॉमन को लेंगे, 9 और 6 में से 3 को हम कॉमन लेंगे, तो 3 को जब हम कॉमन लिए हैं तो खाली क्या बच गया 3q स्क्वायर प्लस में 2q बचेगा। जब इसको फिर से गुना करेंगे तो आपको ऐसा ही हो जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। ए स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 3m प्लस 1, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अब m क्या हुआ, तो m बराबर हम मान लिए हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q। उसके बाद r के वैल्यू 2 रखेंगे तो भी आपका आंसर ऐसे से हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस में 4 को हम 3 प्लस 1 करेंगे ताकि हमको कॉमन लेने में आसान हो जाए और हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ आसानी से पहुँच जाए। तो क्या करेंगे, एकरा में से तीनों में से हम 3 को कॉमन लिए हैं तो क्या बच गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब 3q प्लस 4q प्लस 1 को हम m मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं, m। तो क्या आंसर आ गया आपका, a वाला आ गया है। ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 लिख सकते हैं लास्ट में कि अतः या इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हल्का सा स्पेस का दिक्कत है, जो भी क्वेश्चन है आपको लिखने में दिक्कत होता है या समझने में समस्या होता है तो आप कमेंट में लिखिए, या तो वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिएगा और क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिएगा। कहीं हो सकता है कि कोई चीज़ आपको मिस्टेक लगे कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का वास्तविक संख्या में से अधिकांश क्वेश्चन इसी टाइप का है। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको बन जाएगा। नहीं बनता है
तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर से समझाया जाएगा और उस बार पक्का बनेगा। उसके बाद भी नहीं बनेगा तब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर समझाएं। अगर समझ में आता है बेहतर तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।